नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा वीसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा वीसलदे का पुत्र महेंद्र व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते करते दूर लोधरवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार खरगोश अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने ये सोच कि बेचारे खरगोश ने जल में जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोखेदार मेरी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। दोनों ने अपने घोड़े नदी में उतार कर नदी के पार बागीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी सी जगह पर इतना सुंदर बाग देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे। उनकी आवाजें सुन मेरी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा, तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से बोलकर इनके रहने खाने का इंतजाम करने को कहा। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिरदारी करो। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेरी किसकी है और हम किसके मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने कभी मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोखेदार मेरी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। ये बोलकर सहेली चली गई। तभी सेवक आकर बोलता है, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। कहते कहते सेवक बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान, राजा, राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी और देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वो विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेरी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रुके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस वो चौक से निकल आया। फिर सहेली महेंद्र से कहने लगी, अब आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपने हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में पहुंचा। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र देखते ही रह गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो, एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां,
बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो, तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महिंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को देखते ही जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी की हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी न हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कह, मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वायदा कर महिंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। महिंद्रा अमरकोट पहुंच वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोधवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सुझा कि अपने ऊंटों के टोले में ऐसा ऊंट खोजा जाए जो रातों रात लोधवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका ऊंट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, और वह उसे आसानी से रात को लोधवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रायका रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार होने लगा। लोधवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहार महेंद्र फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्र विवाहित था, उसके 5 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से जलने लगी। और एक दिन उन्होंने ये बात अपनी सास से जाकर बोली। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा वीसलदे को बताई। चतुर वीसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर वीसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने ऐसा ही किया और कटोरे में एकत्र पानी वीसलदे के सामने हाजिर किया। वीसलदे ने पानी चख कर कहा, ये तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मैनवी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्र वहां कैसे जाता है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊंट पर सवार हो मूमल के पास जाता है, तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट को मरवा दिया ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रायका चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल को उसकी पत्नियों ने मरवा दिया है। तब महेंद्र ने चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रायका ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी छोटी ऊंटनी है, वह चीतल जैसी सुलझी हुई, वह अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्र टोरडी पर सवार हो लोधवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और उसने चाबुक ऊंचा कर दिया। चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने ईद लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहां पहुंच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़े में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला
कि वह लोधवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्र लोधवा पहुंचा, तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मैनवी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मैनवी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहने पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मैनवी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। ये दृश्य देखते ही महेंद्र को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों सांपों ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वही गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह गैर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में तड़प रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक धूली गायक को बुला महेंद्र के पास भेजा, पर उसे भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस धूली ने मांद राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोधारान ये धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। धोली के द्वारा गई मांद सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने धोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। धोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसका शक दूर किया जा सके। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल खुश हो गई कि महेंद्र उससे मिलने आ रहा है। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल को सदमा लगा और उसने जमीन पर गिरते ही महेंद्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो ये बात सुनकर वह उसी वक्त पागल हो गया और मूमल की याद में उसने भी तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए।